यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के मुंबई पहुंचते ही उद्धव सरकार में खलबली मच गई। वजह बॉलीवुड है। सीएम योगी यूपी में फिल्म इंडस्ट्री खड़ी करना चाह रहे हैं। सीएम योगी को उद्धव ठाकरे कई बार इस बात की चुनौती दे चुके हैं कि अगर हिम्मत है तो मुंबई की फिल्म सिटी को यूपी ले जाकर दिखाएं, और उद्धव ठाकरे की चुनौती को स्वीकार करते हुए योगी आदित्यनाथ मुंबई पहुंच गए तो खलबली मचनी ही थी। फिल्म इंडस्ट्री का हस्तियों के साथ सीएम योगी की बैठक के पहले महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ गया। महाराष्ट्र के लोक निर्माण मंत्री अशोक चौहान ने कहा, बीजेपी बॉलीवुड का एक टुकड़ा इस उत्तरी राज्य में ले जाने का षड्यंत्र रच रही है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुंबई स्थित ट्राइडेंट होटल में मुलाकात की। सूफी गायक कैलाश खेर भी योगी आदित्यनाथ से मिले। सीएम योगी इसी होटल में ठहरे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 200 करोड़ रुपए के लखनऊ म्यूनिसिपल बॉन्ड लॉन्च करने भी वाले हैं। अशोक चौहान ने ट्वीट किया और कहा कि जब बीजेपी महाराष्ट्र में सत्ता में आई थी तब कई उद्योग एवं कार्यालय गुजरात स्थानांतरित कर दिए गए थे। महाराष्ट्र में सरकार बदल गई है, लेकिन बीजेपी उत्तर प्रदेश सरकार के नाम पर अब बॉलीवुड का एक टुकड़ा ले जाने की पटकथा तैयार कर रही है। उन्होंने लिखा कि बीजेपी के शासनकाल में जो कुछ हुआ हम वह फिर से नहीं होने देंगे। चौहान ने ट्विटर पर लिखा कि पहले महाराष्ट्र का महत्व जानबूझकर घटाया गया, लेकिन सरकार चुप रही। बीजेपी नेताओं ने बस अपने वरिष्ठ नेताओं को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री फंड के वास्ते धन जुटाने के बजाय पीएम केयर्स फंड में धन जुटाने में अगुवाई की। उन्होंने कहा कि हर राज्य को अपने आप को विकसित करने और दूसरे राज्यों की मदद करने का हक है, लेकिन किसी भी राज्य को दूसरे का हिस्सा छीनने का अधिकार नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं को अपनी पार्टी के इस कदम का समर्थन नहीं करना चाहिए और इस पाप में भागीदार नहीं बनना चाहिए। आदित्यनाथ ने नोएडा में एक फिल्म सिटी स्थापित करने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना सितंबर में सामने रखी थी और फिल्म बिरादरी को फिल्म निर्माण के वास्ते उत्तर प्रदेश आने की पेशकश की। इससे पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो वह फिल्म सिटी को उत्तर प्रदेश में ले जाकर दिखाएं। कुछ महीनों पहले आदित्यनाथ ने कहा था कि वे देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बनवाएंगे। तब से इस मुद्दे पर शिवसेना और बीजेपी आमने सामने हैं। अब कांग्रेस को भी ये लगने लगा है कि किसान आंदोलन में खालिस्तानियों की घुसपैठ हो गई है। कांग्रेस के लुधियाना से सांसद रवनीत बिट्टू ने किसानों के प्रदर्शन में खालिस्तान आंदोलन से जुड़े कुछ लोगों के अलावा बाकी असामाजिक तत्वों के शामिल होने की बात कही है। रवनीत बिट्टू ने कहा कि किसान प्रदर्शन में 2-4 लोग खालिस्तान आंदोलन से जुड़े शामिल हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि जो दूसरे प्रदर्शन में असफल हुए वो इसकी आड़ में फायदा उठाना चाहते हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि जो लोग कहीं न कहीं प्रदर्शन में फेल हुए हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो या कोई और प्रदर्शन हो, वे किसानों का फायदा उठाना चाहते हैं। इसके पहले केंद्र सरकार के मंत्री जनरल बीके सिंह ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे किसानों की तस्वीर देखकर कहीं ऐसा नहीं लगता कि वे सारे किसान ही हैं। रवनीत सिंह बिट्टू ने साफ कहा, मीडिया कवरेज करने जा रही लड़कियों को गालियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये कैसा पंजाब है, पंजाब के लोग ऐसा नहीं कर सकते, पंजाब का किसान ऐसा नहीं कर सकता। ठोक देंगे जैसी भाषा पंजाब की नहीं है, ऐसी भाषा बोलने वाले असामाजिक हैं। उन्होंने कहा कि क्या कोई किसान बोल सकता है कि प्रधानमंत्री को ठोक देंगे या किसी को ठोक देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हत्या और बलात्कार के मामले में दर्ज लोगों को मैंने देखा है जो प्रदर्शन में घूम रहे हैं। कांग्रेस सांसद ने आग्रह किया कि जो असामाजिक तत्व घूम रहे हैं उनसे उन्हें डर है, ऐसे लोग माहौल खराब कर सकते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इस प्रदर्शन को बंद करवाया जाए ताकि यहाँ दंगा और लड़ाई न हो, जिससे कि पूरे देश का माहौल बना रहे। किसानों के प्रदर्शन को लेकर वीके सिंह ने कहा कि जिनको कोई मतलब नहीं, बहुत से लोग जब मैं फोटो देखता हूं तो उनमें किसान दिखाई नहीं देते, बहुत कम किसान दिखाई देते हैं। जो चीज किसानों के हित में है वह की गई है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में भी मांग की गई थी। समय समय पर मांग होती रही है कि किसानों को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे किसी का बंधुआ न रहें। ये काम सरकार ने कर दिया है। मंडी में बेचना चाहते हो तो बेचो, अगर बाहर बेचना चाहते हो तो वहाँ भी बेच सकते हैं। इसमें किसानों को नहीं, बाकी लोगों को तकलीफ हो रही है। इसमें विपक्ष के साथ साथ उन लोगों का हाथ है जो कमीशन खाते हैं। इससे पहले किसानों के साथ बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचने पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम उनके मुद्दों को हल करने के लिए चर्चा करने के लिए तैयार हैं। देखते हैं क्या हल निकलता है। उन्होंने आगे कहा कि किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की बात सुनने के बाद सरकार उनकी समस्याओं का समाधान निकालेगी। भारतीय किसान यूनियन के सदस्य रूप सिंह सनहा ने कहा
कि किसान संगठनों ने नए कृषि कानूनों से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति बनाने के सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। सन्हा ने कहा उन्हें फोन पर किसान यूनियन के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उगराहा ने बैठक में किसान प्रतिनिधियों द्वारा अपनाए गए रुख के बारे में सूचित किया। प्रदर्शनकारी किसानों ने आशंका व्यक्त की है कि केंद्र सरकार के कृषि संबंधी कानूनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी और किसानों को बड़े औद्योगिक घरानों की दया पर छोड़ दिया जाएगा। सरकार निरंतर ये कह रही है कि नए कानून किसानों को बेहतर अवसर प्रदान करेंगे और इनसे कृषि में नई तकनीकों की शुरुआत होगी। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के लिए विज्ञान भवन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ रेलवे और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी उपस्थित थे। करीब साल भर पहले सोनिया गांधी को पत्र लिखकर खरी खरी सुनाने के बाद उर्मिला मातोंडकर ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और 1 साल के अंदर ही उसने शिवसेना में एंट्री मारी। उर्मिला मातोंडकर की राजनीति में कोई हैसियत नहीं है। अपना पहला चुनाव ही बीजेपी के हाथों बुरी तरह से हारने वाली उर्मिला की प्रतिभा से उद्धव ठाकरे बेहद प्रभावित हो गए। कंगना से जुबानी जंग वाली उर्मिला की प्रतिभा से ही नहीं बल्कि उसके मुस्लिम बैकग्राउंड से भी उद्धव ठाकरे बेहद प्रभावित हैं। उर्मिला के पति कश्मीरी मुस्लिम हैं और इस वजह से महाराष्ट्र के मुसलमान उसके प्रति अपनी सोच बदलेंगे। उर्मिला मातोंडकर की कंगना रनौत के साथ जुबानी जंग हुई थी और इस बात से उद्धव ठाकरे बेहद प्रभावित हो गए थे। इसलिए शिवसेना ने लाल कालीन बिछाकर उर्मिला की पार्टी में एंट्री करवाई। लेकिन ये सिर्फ एक कारण नहीं था जिस वजह से उर्मिला शिवसेना में शामिल हुई। दरअसल शिवसेना की नजर मुस्लिम मतदाताओं पर है। उर्मिला मातोंडकर की एंट्री के साथ ही शिवसेना मुंबई में अजान प्रतियोगिता भी करवाने जा रही है ताकि मुस्लिमों के बीच उनकी बेहतर छवि बने। विधान परिषद के लिए राज्यपाल की ओर से मनोनीत होने वाले 12 सदस्यों में पार्टी उर्मिला मातोंडकर के नाम का प्रस्ताव पहले ही कर चुकी है। उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने उन्हें शिव बंधन बांधकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर उद्धव ठाकरे के अलावा सुभाष देसाई, अनिल देसाई समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद थे। शिवसेना के एक नेता ने कहा, उर्मिला मातोंडकर ने जिस तरह से अभिनेत्री कंगना रनौत को जवाब दिया था उससे पार्टी नेतृत्व उनसे काफी प्रभावित था। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से शिवसेना और कंगना रनौत में ठनी हुई है। बीएमसी ने कंगना के दफ्तर का एक हिस्सा भी ढा दिया था। वहीं उन्होंने मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से की। हालांकि कंगना के दफ्तर ढहाने के मामले में शिवसेना के शासन वाली बीएमसी को उस समय मुंह की खानी पड़ी जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इसे बदले की कार्रवाई करार दिया था और बीएमसी को नुकसान का मुआवजा देने का निर्देश दिया था। उर्मिला को साथ लेने का दूसरा कारण है उनके पति का कश्मीरी मुस्लिम होना। दरअसल उर्मिला के पति मोहसिन अख्तर मीर कश्मीरी मुस्लिम हैं। ऐसे में उनके पति के जरिए शिवसेना मुसलमानों को साधने के बारे में भी सोच रही होगी। लेकिन कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का समर्थन करने वाली शिवसेना के लिए ये बड़ी मुश्किल है कि उर्मिला मातोंडकर जम्मू कश्मीर के बारे में ठीक वैसा ही सोचती हैं जैसा फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। अब उद्धव ठाकरे को ये करना होगा कि कश्मीर को लेकर जो उर्मिला मातोंडकर की सोच है, क्या वही सोच शिवसेना की भी है? दरअसल उर्मिला के पति एक बिजनेसमैन हैं जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं। तब उर्मिला ने कहा था कि सवाल सिर्फ अनुच्छेद 370 को खत्म करने को लेकर नहीं बल्कि सवाल इसके अमानवीय तरीके से खत्म करने को लेकर भी है। गौरतलब है कि 5 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा देने वाली धारा 370 को खत्म कर दिया था। बता दें कि उर्मिला मातोंडकर को 2019 के लोकसभा चुनाव में नॉर्थ मुंबई से टिकट मिला था जिसमें उन्हें बीजेपी के सदस्य गोपाल शेट्टी ने हरा दिया था। उद्धव ठाकरे या फिर आदित्य ठाकरे की आलोचना करने वालों की खैर नहीं है। महाराष्ट्र की पुलिस हर उस शख्स के खिलाफ हरकत में आ जाती है, गिरफ्तार कर लेती है और उस पर कई मुकदमे ठोक देती है। ऐसे ही एक मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की सरकार से बड़े सवाल पूछे, बड़े तीखे सवाल पूछे और साफ कहा कि सरकार में हो तो आलोचनाएं झेलनी होंगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे से तीखे सवाल किए और कहा कि सरकार को आलोचना तो सहनी ही होगी। हाई कोर्ट ने कहा कि पूरे समाज के अधिकारों और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच लोगों का संतुलन बनाना ही होगा। उसने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए पूछा कि क्या उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो ट्विटर पर कुछ आपत्तिजनक लिखेंगे। SM शिंदे और MS कार्णिक ने सुनैना होली की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये तीखे सवाल पूछे। असल में सुनैना होली द्वारा पोस्ट की गई 3 ट्वीट्स के आधार पर महाराष्ट्र पुलिस ने 3 अलग अलग FIR दर्ज की थी। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स साइबर क्राइम डिपार्टमेंट द्वारा रजिस्टर किए गए एक केस के मामले में उन्हें अगस्त 2020 में भी गिरफ्तार किया गया था।
बाद में उन्हें जमानत मिली। उनके वकील ने कोर्ट में अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि उनके क्लाइंट ने बस अपने विचारों को प्रकट करते हुए सरकार की नीतियों की आलोचना की थी। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के सरकारी वकील से पूछा कि आप कितनों के खिलाफ एक्शन लोगे। सरकारी वकील का कहना था कि पुलिस सुनैना के उद्देश्य की जांच करना चाहती है। उन्होंने कहा कि ये ट्वीट राजनीतिक दलों के खिलाफ थे। इस पर कोर्ट ने कहा कि हर सार्वजनिक दफ्तर को आलोचना सुननी ही पड़ती है। उन्होंने कहा उनके क्लाइंट ने बस अपने विचारों को प्रकट करते हुए सरकार की नीतियों की आलोचना की थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि युवा वर्ग को अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जगह देनी ही पड़ेगी। इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी। उसने पूछा कि अगर ये स्वतंत्रता नहीं दी गई तो युवा वर्ग को पता कैसे चलेगा कि वो सही विचार प्रकट कर रहे हैं या गलत। सुनैना ने अपने खिलाफ दायर सभी FIRs को रद्द करते हुए गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दिए जाने की मांग की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर टिप्पणी करते हुए ये भी कहा, युवा वर्ग को अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जगह देनी ही पड़ेगी। अब इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी। उसने पूछा कि अगर ये स्वतंत्रता नहीं दी गई तो युवा वर्ग को पता कैसे चलेगा कि वो सही विचार प्रकट कर रहे हैं या नहीं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।